हेलो बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है बेटा फ्रिक्शन। ये इसलिए इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे ज्यादा मिसकंसेप्ट्स होते हैं। तो बहुत एंटरटेनिंग टॉपिक है हमारे लिए। प्लस फ्रिक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, बहुत सारा ऐसा मोशन हो रहा है जिसके लिए फ्रिक्शन सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को, सारे मिसकंसेप्ट्स को हम ठीक करेंगे। और इसलिए मेरी आपसे ये एक सजेशन रहेगी कि आप जहां पर मैं कहूं वहां पर पॉज करेंगे, सोचेंगे और अपने आंसर को मेंशन करेंगे। सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, और फिर देखेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। ठीक है, तभी मालूम पड़ेगा कि क्या पहले से आपके कॉन्सेप्ट्स थे या वो एक मिसकंसेप्ट्स थे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन की इस जादुई दुनिया को। ठीक है बेटा, आइए। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं यहां पर हम लोग कि एक पर्सन है एंड ही इज वॉकिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए। ही इज वॉकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए। अगर ये आदमी आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए काफी सारे बच्चे कहते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा पॉज करके लिख दो अपनी डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से। राइट डाउन व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंड देन विल करेक्ट इट एंड विल सी कि आप सही थे, क्या उसमें कुछ कमी थी, कुछ और हमने आज सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, ऐसा बच्चे कहते हैं। ठीक है ना, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में एक कॉन्सेप्ट है या एक ये मिसकंसेप्ट है। ठीक है, होता क्या है कि कुछ सिचुएशंस में अगर हमारी डेफिनेशन सही लग जाती है तो हमें लगता है वो हर जगह सही है, हमें लगता है कि वो हर जगह सही है। लेकिन कभी कभी वो डेफिनेशन कुछ जगह पर गलत हो जाती है, तब जाकर हमारी आंखें खुलती हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं एक पर्सन है आगे जा रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, पॉज करना है, आंसर लिखना है। आपके हिसाब से इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा, राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा बेटा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, कमेंट्स में अपने आंसर लिख दिए होंगे बेटा। तो बेटा सोचो काफी सारे बच्चे यहां पर ये कह रहे होंगे कि देखो आदमी जा रहा है राइट में और फ्रिक्शन क्योंकि मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन लगना चाहिए लेफ्ट में, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए। बेटा ये बिल्कुल गलत है, फ्रिक्शन पीछे इस पर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन इस पर लगेगा बेटा आगे की तरफ। ठीक है ना, बट शर्त यह है कि दिस पर्सन शुड बी वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग हिज फुट। ठीक है ना, मतलब प्रॉपर चल रहा है, पैर को घिसरा कर नहीं चल रहा है जमीन पर, यानी कि पैर को पूरा घिसरा रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। प्रॉपर अगर ये चल रहा है तो इसके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड ही होगी, आगे ही होगी। इस पर फ्रिक्शन बेटा आगे ही लग रहा होगा, इस पर लगने वाला फ्रिक्शन इसके पैरों पर बेटा आगे की तरफ होगा और वास्तव में फ्रिक्शन ही चला रहा होगा। कुछ बच्चों को यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो मेरा उनसे क्वेश्चन यह है कि क्या आप बिना फ्रिक्शन के चल सकते हो? कैन यू वॉक विदाउट फ्रिक्शन? क्या आप बिना फ्रिक्शन के चल सकते हो बेटा? कैन यू वॉक विदाउट फ्रिक्शन? कोशिश करो तो कुछ ऐसा हाल होगा, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। तो आपके चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है।
अगर आप अपने जूते या चप्पल को उल्टा कर कर देखोगे तो उसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है ना। वो ग्रूव्स होते हैं ताकि जो जूते हैं उसमें फ्रिक्शन बढ़े, रफनेस बढ़े, और ग्रिप अच्छी होगी तो आप अच्छे से चल पाओगे। वहीं पर अगर जमीन को बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए, उस पर ऑयल डाल दिया जाए और आप उस पर चलने की कोशिश करो तो ये हाल होने वाला है आपका, ठीक है। आप गिर जाओगे, आप चल नहीं पाओगे, जहां पर खड़े थे वहीं पर गिर जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर आप आगे जा रहे हो तो एक्सेलरेशन आपके पास आगे है, तो फ्रिक्शन आपके पास आगे होगा। अभी भी कुछ बच्चों को शायद डाउट हो रहा होगा कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रही है, ठीक है भाई। और लॉजिक देने की कोशिश करते हैं हम यहां पे। देखो हो क्या रहा है, वी आर चैलेंजिंग, इनफैक्ट आई एम चैलेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। जो आज तक आप पढ़ते आए हो, आई एम चैलेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम। आज तक आप ये बिलीव करते आए हो कि फ्रिक्शन मोशन से उल्टा लगता है। सब नहीं, लेकिन कुछ बच्चे तो आप में से ये बिलीव करते आए हैं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से, वो कहते हैं फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे की तरफ। क्योंकि मैं आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहा हूं यहां पर, इसलिए आपको थोड़ी सी शंका जरूर होगी कि कहीं सर सही है कि नहीं है। तो कुछ और लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक मैंने दिया कि चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं पाओगे। यू कैन ट्राई बट बी सेफ, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। और लॉजिक देते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ की बात करते हैं बेटा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा कि आगे बढ़ रहा है, ए एक्सेलरेशन इसके पास है, ये आगे बढ़ रहा है और ए एक्सेलरेशन इसके पास है। अगर आप इसका एफबीडी बनाते हो तो mg लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल लग रहा होगा इस पर ऊपर। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, राइट में कौन सा फोर्स है? अगर एक्सेलरेशन राइट में है, देयर हैज टू बी अ फोर्स इन द राइट। टुवर्ड्स राइट एक फोर्स होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट एक फोर्स होना चाहिए। तो राइट में कौन सा फोर्स है बेटा जो इसको राइट में लेकर जा रहा है? केवल एक ही फोर्स बचता है जो राइट में लग सकता है। वो कौन सा फोर्स है? वो है फ्रिक्शन फोर्स। कौन लगा रहा है? जमीन लगा रही है। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे सर ये आदमी का भी तो फोर्स आदमी को आगे ले जा सकता है। आदमी का फोर्स आदमी को आगे लेकर नहीं जाता बेटा। अगर ये आदमी जितना मर्जी अपने ऊपर खुद ही को ऊपर फोर्स लगा ले, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए कोई और होना चाहिए जो उसको आगे धकेले। खुद से ये आगे नहीं जाएगा। आपको स्पेस में छोड़ दिया हमने, अगर आपने स्पेस में छोड़ दिया, कहीं ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं, हवा में उड़ रहे हो, एक जगह पर ही हो, और कहा जाए आप आगे बढ़ के दिखाओ, आपका स्पेस शटल वहां पर है, वहां जाना है, करके जाओ आगे, कैसे जाओगे आगे? जा ही नहीं पाओगे। वहीं पे खड़े रहोगे, वहीं पे हाथ पैर मारते रहोगे, आप अपनी स्पेस शटल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? बिकॉज कोई और धक्का मारने के लिए आपके ऊपर वहां मौजूद ही नहीं है, वहां मौजूद ही नहीं है। जब कोई आपको पुश करेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए कोई ना कोई आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। खुद इंटरनल फोर्सेस से आप चल नहीं सकते, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो यहां पर एक्सटर्नल एक mg है, एक n है, वो तो कट गए। राइट लेफ्ट में तो लग नहीं रहे। राइट लेफ्ट में लगने वाला एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन है। एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो फ्रिक्शन को भी राइट में होना पड़ेगा, राइट में होना पड़ेगा। कुछ बच्चों को बात अभी भी समझ नहीं आ रही होगी, बिकॉज बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो रहा है, बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो रहा है। तो खुद बेटा प्रैक्टिकल करके देखो, खुद बेटा प्रैक्टिकल करके देखो। खड़े होकर चलने की कोशिश करो, बिल्कुल स्लो मोशन में आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो कैसे चलोगे बेटा? आप एक पैर आगे रखोगे, और जिस पैर को आगे रखोगे आगे बढ़ने के लिए, उससे जमीन को पीछे धकेलोगे, जमीन को पीछे धकेलोगे। जब आप जमीन को पीछे धकेलोगे तो बदले जमीन कहां धकेलेगी? आपको आगे धकेलेगी। जब आप जमीन को पीछे धकेलोगे तो बदले में जमीन आपको आगे धकेलेगी, ठीक है। ये अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलना चाह रहा है, तो जमीन इसको बदले में आगे धकेल रही है, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में?
एक और एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, आइए। बेटा कन्वेयर बेल्ट देखी होगी आपने, जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, जब आप ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो, जब आप एरोप्लेन्स में ट्रैवल करते हो, तो वहां पर जाने से पहले आपको अपना सामान चेक कराना पड़ता है एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट रहती है, उसके ऊपर सामान रखते हो, सामान आपका आगे बढ़ता है, ठीक। तो बेटा मान लेते हैं आपके पास यहां पर ये कन्वेयर बेल्ट है, कुछ इस तरीके से ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट है, आपने यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। मान लेते हैं अभी तक कन्वेयर बेल्ट रुकी हुई थी और अब आपने पहली बार कन्वेयर बेल्ट को स्विच ऑन किया। जैसे ही आप कन्वेयर बेल्ट को स्विच ऑन करोगे, इसके टायर घूमना शुरू करेंगे, कन्वेयर बेल्ट के टायर घूमना शुरू करेंगे, कन्वेयर बेल्ट के टायर घूमना शुरू करेंगे, बेल्ट आगे चलना शुरू करेगी। तो अगर बेल्ट आगे जा रही होगी, ये ब्लॉक भी आगे ही जाएगा। ब्लॉक आगे जा रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है? इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द कन्वेयर बेल्ट, वो क्या है बेटा? अगेन काफी सारे बच्चे जो अपना बिलीफ सिस्टम लेकर बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? ब्लॉक जा रहा राइट में, फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में। वो आंख बंद कर कर इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा देंगे। किस डायरेक्शन में बेटा? वो इस पर लगा देंगे फ्रिक्शन, लेफ्ट में, पीछे की तरफ लगा देंगे। और उनका आंसर हो जाएगा गलत, उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसके ऊपर भी बेटा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा राइट में ही। इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा बेटा, कहां पे? राइट में ही फ्रिक्शन लगेगा, लेफ्ट में नहीं लगेगा। अगर ये रेस्ट से चलना शुरू कर रही है, स्पीड इसकी बढ़ना शुरू कर रही है, इसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। हाँ, अगर ये रुकने की कोशिश कर रहा होता तो फ्रिक्शन लगता पीछे। मतलब चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, रुकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए और रुकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन दोनों काम कर सकता है, चला भी सकता है, रोक भी सकता है, मतलब उसको मोशन से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगेन सेम लॉजिक देंगे हम यहां पर आपको कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो कौन इसको आगे बढ़ा रहा है? अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो कौन इसको आगे लेके जा रहा है? बच्चा बताओ, इसको आगे ले जाने वाला ये फ्रिक्शन ही तो है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये आगे जाता? ये ब्लॉक ही रहता, बेल्ट नीचे से निकलती रहती, ब्लॉक ही रहता, बेल्ट नीचे से निकलती रहती, ये आगे नहीं बढ़ता। ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन ही इसको आगे लेकर जा रहा है, फ्रिक्शन ही इसको आगे लेकर जा रहा है। कई बार क्या होता है, चीजें सिंपल तरीके से बताने के लिए कई बार चीजें गलत बता दी जाती है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको एकदम डिटेल में बढ़िया से करेक्ट चीज बताएंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा। इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कहां होगा बेटा? राइट में होगा। तो अब आप बताइए, आपने क्या सोचा था? इस पे लगने वाला फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या सोची थी? आगे होगी कि पीछे होगी? आपने क्या सोचा था वो कमेंट में आप लिखकर बताएंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। दो केस मैंने यहां पर दिखाए जो आपके मे बी जो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर फ्रिक्शन को मोशन से प्रॉब्लम नहीं है, अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, तो फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होता है, यह हमें कैसे मालूम पड़ेगा? बेटा इस चीज के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन आता क्यों है। वाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आखिरकार आ क्यों रहा है? तो देखो बेटा, हमने कहा फ्रिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हमने ये एक ऑब्जेक्ट एक टेबल पे रखा, हमने एक ऑब्जेक्ट इस टेबल पे रखा, अगर ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो टेबल भी हमें स्मूथ लग रही है, ग्लास भी हमें स्मूथ लग रहा है,
लेकिन वास्तव में ना ये टेबल स्मूथ है ना ये ग्लास स्मूथ है, इनके सरफेस इररेगुलर हैं और इनके सरफेस के अंदर इररेगुलरिटीज हैं, ये रफ सरफेस है। तो अगर थोड़ा सा इसको हम मैग्नीफाई करके देखें यहां पर, तो टेबल हमें कुछ ऐसी दिखेगी और जो ऊपर वाला ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा। दोनों क्या होंगे बेटा, दोनों की शेप क्या होने वाली है, ऊबड़ खाबड़ होने वाली है, कुछ इस तरीके से। अगर अब आप यहां पर ध्यान से देखें तो बहुत सारा स्पेस तो ऐसा स्पेस है जहां पर कांटेक्ट हो नहीं रहा, जहां पे कांटेक्ट हो नहीं रहा, और बहुत कम पॉइंट्स के ऊपर ही आपको क्या दिख रहा है, कांटेक्ट दिख रहा है। सो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, actual contact area is very very small compared to the total area in contact। जो आपको टोटल एरिया दिख रहा है ना कांटेक्ट में, वो दिख रहा है नहीं, एक्चुअल कांटेक्ट जहां पर हो रहा है वो तो बहुत बहुत छोटा एरिया है ना। बिकॉज एक्चुअल कांटेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, कुछ ही इस तरीके से कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर ये सिस्टम टिका हुआ है, तो जो उसका एक्चुअल कांटेक्ट एरिया आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है। इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि प्रेशर एट द एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स, प्रेशर एट द एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स, pressure at the actual contact points is very high। pressure at the actual contact points is very high। एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर प्रेशर बहुत ही हाई है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर प्रेशर बहुत ही हाई है, और वो आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो गए। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इनके बीच में बन जाते हैं कोल्ड वेल्ट्स। क्या बन जाते हैं बेटा, इन कांटेक्ट पॉइंट्स पर इतना हाई प्रेशर होने के कारण, बेटा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। अब हम कह रहे हैं कि एक्चुअल कांटेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वहां पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरलॉक्ड हो गए हैं, इंटरलॉक्ड हो गए हैं। या फिर हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं वहां पे क्या बन गए बेटा, कोल्ड वेल्ड्स बन गए, कोल्ड वेल्ड्स बन गए। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझो, सिंपल इंटरलॉकिंग कह लो कि कोल्ड वेल्ड्स कह लो, सिंपल भाषा में समझो कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो थे ये आपस में जुड़ गए हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं। जो मॉलिक्यूल यहां पर है उसने यहां के मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ लिया है। ठीक है, अब अगर इन दोनों ने हाथ पकड़ लिए हैं तो ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि साथ साथ रहें। अगर ये इंटरलॉक्ड हो गए हैं तो ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि हम साथ साथ रहें। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ऊपर वाला भागेगा तो नीचे वाला कहेगा कि मत भाग या मुझे लेकर जा अपने साथ। ठीक है ना, नीचे वाला भागेगा तो क्या कहेगा ऊपर वाले को कि तुम मेरे साथ साथ चल, और ऊपर वाला क्या कहेगा तू मत भाग। ठीक है ना, तो बेसिकली प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, केवल एक ऑब्जेक्ट को देखकर, केवल चलने वाले ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखकर, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम देख ही नहीं रहे, दूसरे ऑब्जेक्ट हम देख ही नहीं रहे, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो इन दोनों को देखकर मालूम होगा। मतलब अगर ये ग्लास चलने की कोशिश कर रहा है तो कुछ अलग हो सकता है, और अगर कोई टेबल को पकड़ के खींच रहा है तो वो साथ में ग्लास को भी खींच सकता है। तो अगर ग्लास कोई पकड़ के खींचेगा तो टेबल चाहेगी ग्लास ना चले, कोई टेबल पकड़ के खींच रहा है तो टेबल चाहे ग्लास मेरे साथ चले। तो अगर टेबल चलेगी तो वह चाहेगी ग्लास चले, और अगर टेबल रुकी हुई है ग्लास चल रहा है तो वो क्या चाहेगा कि टेबल चले, और टेबल चाहेगा कि ग्लास रुक जाए।
ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली हुआ क्या यहां पर, एक बार फिर से समराइज करते हैं। हुआ ये, दोनों ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं, ठीक है ना। अब दोनों में से जो भी चलेगा वो चाहेगा दूसरा भी उसके साथ साथ चले, ठीक है ना। दोनों साथ में रहना चाहेंगे, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन दोनों साथ में रहना चाहेंगे और दोनों को साथ में रखने के लिए जो फोर्स आता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। दोनों को साथ में रखने के लिए जो फोर्स आता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को किस चीज से प्रॉब्लम है? फ्रिक्शन फोर्स को मोशन से प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स को प्रॉब्लम है एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चलने से, उसको बोलते हैं स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। तो व्हाट डज फ्रिक्शन डू? फ्रिक्शन क्या करता है बेटा? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग। अब बड़े ध्यान सुनना इस वर्ड को, रिलेटिव स्लिपिंग और इट्स टेंडेंसी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं उनमें एक के ऊपर दूसरे को स्लिप करने से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब हमारा ध्यान केवल एक पर होता है, दूसरे पर नहीं होता, हमें दोनों पर ध्यान रख के अपना आंसर निकालना पड़ेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको सारी बातें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। बट फिलहाल मैंने आपसे क्या कहा? फिलहाल मैंने आपसे ये कहा कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव वर्ड इज इंपॉर्टेंट, रिलेटिव स्लिपिंग और इट्स टेंडेंसी। कभी कभी स्लिपिंग हो रही होगी तो कभी कभी हो नहीं रही होगी, फ्रिक्शन उसको रोक पा रहा होगा। जैसे अगर एक अलमीरा को आप धक्का मार रहे हो, अलमीरा चल नहीं रही, तो फ्रिक्शन ने अलमीरा को रोक रखा है, फ्रिक्शन ने अलमीरा को रोक रखा है। तो रोक पाएगा कि रोक नहीं पाएगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर स्लिपिंग हो रही है या स्लिप होने की टेंडेंसी भी है, दोनों ही केस के अंदर फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन उस टेंडेंसी को या उस स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को साथ साथ चलाने की कोशिश करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में रखने की कोशिश करेगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप करने से रोकने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाट फ्रिक्शन डू, ठीक है। मोशन के अगेंस्ट नहीं है, मोशन के अगेंस्ट नहीं है, किसके अगेंस्ट है? स्लिपिंग के, एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिपिंग के अगेंस्ट है, ठीक है। ओके, स्लिपिंग रोकने के लिए उसे दूसरे ऑब्जेक्ट को चलाना पड़े तो चलाएगा, रोकना पड़े तो रोकेगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मैंने कहा अगर मैं इस टेबल को खींचना शुरू कर दूं तो फ्रिक्शन इस ग्लास को भी चलाना शुरू कर देगा। अगर मैं इस टेबल को खींचना शुरू कर दूं तो जो फ्रिक्शन है वो इस ग्लास को भी आगे चलाना शुरू कर देगा, टेबल के साथ साथ ग्लास भी खिंचा हुआ आगे आएगा। तो यहां पर फ्रिक्शन दोनों को साथ में रखने के लिए ग्लास को आगे चलाने की कोशिश कर रहा होगा। आएगा समझ में, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की कोशिश क्या है? फ्रिक्शन की कोशिश है कि दोनों साथ साथ चले, कि दोनों साथ साथ चले। आइए भाई, और अब बात करते हैं, हमें समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या करता है। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों आ रहा है, समझ में आया, क्या करने की कोशिश कर रहा समझ में आया। तो बात करते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, फ्रिक्शन जो है एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है बेटा ये काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा कौन सा टाइप होता है बेटा इसका? व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन? तो तीसरा टाइप होता है बेटा, पॉज करके लिखो, तीसरा टाइप कौन सा होता है? व्हाट इज थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन? तो बेटा तीसरा टाइप होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब कुछ बच्चों ने लिख दिया होगा कि थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई टाइप ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। अभी समझ में आएगा आपको। when you are asked the types of friction, then you write static, kinetic and rolling. These are the three types of friction. Static, kinetic and rolling friction, these are the three types of friction that we have. इसमें से भी रोलिंग फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है,
इनफैक्ट जब हम रोटेशन में भी जाएंगे तो भी रोलिंग फ्रिक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है। हालांकि रोलिंग फ्रिक्शन इन तीनों में से सबसे कम फ्रिक्शन होता है, दिस इज द लीस्ट स्मॉलेस्ट। और ये तभी लगता है जब राउंड ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश करते हैं, और राउंड ऑब्जेक्ट जब चलते हैं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बेहिंतिया प्रेशर लगने के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर लगने के कारण वहां पे डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस होता है, उसके कारण ये रोलिंग फ्रिक्शन आता है। बट दैट इज नॉट इन सिलेबस, तो हम इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम अपनी चर्चा रखेंगे स्टैटिक और काइनेटिक के ऊपर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि घर में एक भारी अलमीरा है, एक अलमीरा है, ठीक है ना, और एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, एक यहां पर छोटा बच्चा है। अब इस बच्चे के मन में आ गया कि चलो इस अलमीरा को आज हिलाते हैं। बच्चा है, इसके मन में कुछ भी आ सकता है। इस बच्चे के मन में आ गया कि हम इस अलमीरा को हिलाएंगे भाई, चलाएंगे आज। अच्छा भाई, तो इस बच्चे ने दम लगाया, धक्का लगाने से दम लगाया अपना, ठीक है। लेट अस से इसने फोर्स लगा दिया कुछ 20 न्यूटन के बराबर। छोटे से बच्चे ने 20 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, लेकिन अलमीरा नहीं चली, लेकिन अलमीरा नहीं चली। ठीक बच्चों, तो अभी बच्चा सोच रहा है मैं जोर लगा रहा हूं लेकिन अलमीरा चल नहीं रही, ऐसा कैसे हो रहा है। परेशान हो गया, कहता मैंने न्यूटन लॉ पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर फोर्स लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन आता है। मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, भले ही मैं छोटा बच्चा हूं, भले ही मैंने कम फोर्स लगाया है, लेकिन एक्सेलरेशन तो आना चाहिए था। क्यों नहीं आया एक्सेलरेशन? दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स विच इज कैंसिलिंग द फोर्स ऑफ दिस बॉय। इस बच्चे के फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहां पर कोई ना कोई एक और फोर्स तो होगा ही होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा? बेटा वो फोर्स होने वाला है फ्रिक्शन फोर्स। कितना होगा बेटा ये फ्रिक्शन फोर्स? अगर ये अलमीरा नहीं चल रही तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? एग्जैक्टली उतना जितना इस बच्चे ने लगाया, तभी तो कैंसिल होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ज्यादा तो सकता है, अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो भी नहीं चलेगा ये। बेटा अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता तो ये उल्टा चल पड़ता। अगर इधर वाला फोर्स बड़ा हो जाए तो ये अलमीरा इधर चलना शुरू कर देगी, बच्चे पे गिर जाएगी। ऐसा कभी होगा क्या? बच्चा फोर्स लगा रहा है, अलमीरा मैं उसके ऊपर आ रही हूं, नहीं ना। बच्चा फोर्स तो अलमीरा तो आगे बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, वहीं रुकी रहेगी। वापस बच्चे की डायरेक्शन शुरू कर देगी, वापस बच्चे की तरफ चलना शुरू कर देगी वो। तो अलमीरा चल नहीं रही है, इस तरह रुकी हुई है, मतलब उसमें नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 होने के लिए फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली 20 न्यूटन। तो बच्चे ने कहा कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा भैया अलमारी तो आज चलाकर छोड़ेंगे लेकिन कुछ करना पड़ेगा। वो अपने भाई को बुलाकर ले आया, वो अपने भाई को बुलाकर ले आया। अब उसका भाई लगा रहा है फोर्स। कितना लगा रहा है भाई फोर्स? तो भाई ने लगाया मान लेते हैं 80 न्यूटन, बच्चा लगा रहा है 20 न्यूटन। भाई ने लगाया 80 न्यूटन, बच्चा लगा रहा है 20 न्यूटन। कुल मिलाकर कितना फोर्स लगा? कुल मिलाकर कितना फोर्स लगा? फोर्स लगा 100 न्यूटन का। लेकिन अलमीरा अभी भी नहीं चली, अलमीरा अभी भी नहीं चली। दोनों जोर लगा रहे हैं लेकिन अलमीरा अभी भी टस से मस नहीं हुई है, अलमीरा अभी भी नहीं चली है। अब ये सोच रहे कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि भैया फ्रिक्शन तो 20 था, अब अलमीरा को चलना चाहिए था, बट न्यूटन लॉ के हिसाब से नेट फोर्स 0 होगा तभी रुका रहेगा अलमीरा। नेट फोर्स 0 करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ होगा? फ्रिक्शन भी बढ़ गया होगा, फ्रिक्शन भी बढ़ गया होगा। और फ्रिक्शन कितना हो गया होगा? बढ़कर 100 हो गया होगा। अलमीरा तभी रुकी रहेगी जब फ्रिक्शन 20 से बढ़कर कितना हो गया होगा? 100 हो गया होगा। 100 न्यूटन का फोर्स हो चुका होगा फ्रिक्शन, तभी ये अलमीरा रुकी रहेगी। वरना अलमीरा चल पड़ती, अगर दोनों तरफ फोर्स कैंसिल हो जाते तो अलमीरा चल पड़ती। लेकिन अलमीरा नहीं चल रही, अलमीरा रुकी हुई, मतलब फ्रिक्शन बढ़ के 100 हो चुका होगा, फ्रिक्शन बढ़कर 100 हो चुका होगा। ठीक है, फिर
क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें, क्या करें भाई, अलमे चलाएं कैसे? बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं, तो अब सोचो कौन आया इनकी रक्षा करने के लिए? कौन आया? डैडी। डैडी आ गए। बच्चे जो हैं वो डैडी को बुला कर ले आए। डैडी जो है वो अलमीरा से भी बड़े हैं, डैडी सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, अलमीरा से भी बड़े हैं। डैडी ने भी फोर्स लगाया अब, और लेटेस्ट से डैडी ने फोर्स लगा दिया कुछ 400 न्यूटन का, और अब अलमीरा चल पड़ी। डैडी की इज्जत रखनी पड़ेगी भाई, अब अलमीरा चल पड़ी। लेकिन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो बढ़ रहा था, 20 से 100 हो गया था, तो क्या अब फ्रिक्शन 500 नहीं हुआ होगा? अगर अलमीरा चल रही है इसका मतलब फ्रिक्शन 500 नहीं हुआ होगा। हम बस इतना बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होगा वो लेस देन 500 होगा। कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन लेस देन 500 होगा, तभी ये अलमीरा आगे बढ़ी है, तभी ये अलमीरा आगे बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है जरूरत के हिसाब से। इसको रोके रखने के लिए ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन एडजस्ट करने की एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद ये चल पड़ता है, उस लिमिट के बाद ये चल पड़ता है। तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ बना दें, अगर हम यहां पर एक ग्राफ बना दें, किसके बीच में बेटा? इसके बीच में ग्राफ बना दें। अगर हम यहां पर ग्राफ बना देते हैं, इस फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को मैंने स्मॉल एफ से लिखा है, एफ क्या है? ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ बना देते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, स्टार्टिंग में जब कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी नहीं लगाया, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जितना जितना फोर्स बढ़ रहा है उतना उतना फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो आपके पास ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन पासिंग सेंटर, एंगल आप देख सकते हो 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, दोनों चीजें बराबर बराबर बढ़ रही हैं। उसके बाद क्या होगा? एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। तो उसके आगे की कहानी जो होती है कुछ ऐसे होती है कि हल्का सा फ्रिक्शन डिप होता है, और डिप होने के बाद फिर फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। जब ये फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा था और ऑब्जेक्ट चला नहीं था, उस रीजन में जो फ्रिक्शन था उसको बेटा हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ये पीक आता है, जो पीक आता है, इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, ये इसकी जमीन के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देता है, रिगड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको कहते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रही है बात समझ में आपको? बेहतरीन। काइनेटिक फ्रिक्शन आप देख सकते हो कि लिमिटिंग थोड़ा सा कम है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब पहली बार अलमारी को चलाना मुश्किल होगा, एक बार ये अलमारी मोशन में आ गई तो उसको चलाते रहना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है ना। मतलब पहली बारी उन कोल्ड वेल्ड्स को तोड़ना मुश्किल है, बट एक बार वो कोल्ड वेल्ड टूटे तो नए कोल्ड वेल्ड बन रहे हैं, नई लोकेशन में जा रहे हैं ना, वो नए कॉन्टेक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो कोल्ड वेल्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। तो पहली बार उनको तोड़ना मुश्किल था, उसके बाद जो नए बन रहे टूट रहे हैं थोड़ा आसानी से बन रहे टूट रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फ्रिक्शन आ रहा है थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर कंसिस्टेंटली कांस्टेंट बना रहता है, उसके बाद वो चेंज नहीं होता, ठीक। यहां तक बात समझ में बेटा आप लोगों? एनी परेशानी नहीं? बेटा समझ में आया तो ठोकर डाली, और मजा आ रहा है तो भी ठोकर डाली, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं इससे। अब हमने समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू। अब उसके एग्जैक्ट डेफिनेशंस में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको। हमने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इट एक्ट्स व्हेन इंटरलॉकिंग
or you can say cold welds are intact. Interlocking is intact, or you can say इंटरलॉकिंग तब तक अटैच्ड है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है जैसे हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं कोल्ड वेल्ड्स, टूटे नहीं है जब तक, स्लिपिंग जब तक स्टार्ट नहीं हुई है, एंड रिलेटिव स्लिपिंग हैवंट स्टार्टेड, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर कोल्ड वेल्ड्स टूटे नहीं हैं, या फिर इंटरलॉकिंग बनी हुई है, तब तक जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है बेटा, वो थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा होता है ये? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट में लिख के बताओ, पॉज करो, कमेंट में लिख के बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कमेंट में लिखकर बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चे गलत लिखेंगे, मिसकंसेप्शंस, जो मिसकंसेप्शंस हैं यही सोर्स है बेटा आपकी मिस्टेक्स का इन द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, और इसका आंसर है कोई फॉर्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, वो जरूरत के हिसाब से लगता है। अच्छा मुझे बताओ जरा, आपने यहां पर जो फ्रिक्शन निकाला, जब बच्चे ने फोर्स लगाया आपने कहा फ्रिक्शन इज 20, कौन सा फॉर्मूला आके आपने निकाला है फ्रिक्शन का फोर्स? कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया ना आपने, यू डिडंट यूज एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन। आपने देखा जरूरत कितनी थी इस अलमारी को रोकने के लिए, जरूरत कितनी थी, तो आपने कहा कि 20 न्यूटन की जरूरत थी तो 20, जब 100 की जरूरत थी तो 100। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, और ध्यान सुनो, और इसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, जरूरत के हिसाब से लगता है, विच कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द नीड फ्रॉम जीरो से लेकर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, बढ़ाता घटाता रहता है जरूरत के हिसाब से। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ फिर? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, जस्ट उसकी मैक्सिमम, उस पीक को हम क्या कह रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। इट एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। वर्ज मतलब किनारे पर हैं स्लिप करने के, कि थोड़ा भी और बाहर से फोर्स बढ़ा दिया तो स्लिप करना शुरू कर देंगे, थोड़ा भी फोर्स बढ़ाया तो स्लिप करना शुरू कर देंगे। दे आर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, दे आर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, स्लिप करने के एकदम किनारे पर हैं, हल्का भी फोर्स बढ़ाया तो वो स्लिप करना शुरू कर देंगे। आ रही बात समझ में? दे आर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वर्ज मतलब किनारा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्यों होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन? बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो एक टेबल है, उस पर बुक रखी, कर दो, अपनी कॉपी किताबें बंद कर दो, या फोन का ही इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, टेबल पे रख दो, ठीक है ना। अब टेबल पे रख दिया आपने, अब साइड से एक फिंगर से इसको चलाने की कोशिश करो, इस बुक को चलाने की कोशिश करो। देखो बुक चल रही है नहीं चल रही है, आप फोर्स लगा रहे हो साइड से, बुक चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आप फोर्स लगाओगे साइड से, बुक चल रही होगी। बहुत बड़ा फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ रहा बुक को चलाने के लिए, छोटे से फोर्स से बुक चलना शुरू कर देगी, छोटे से फोर्स से बुक चलना शुरू कर देगी। बुक विल स्टार्ट मूविंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स लगाने पर भी बुक चलना शुरू कर देगी। ठीक, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो काफी कम लग रहा है, फ्रिक्शन काफी कम लग रहा है। अब एक काम करो, अब एक फिंगर से तो आप ये चला रहे हो, अब दूसरा हाथ लेकर बुक के ऊपर रख दो और बुक को दबाना शुरू कर दो, बुक को दबाना शुरू कर दो, ठीक है ना। अगर आप बुक को ऐसे दबाओगे, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। बुक को ऐसे दबाने पर
नॉर्मल फोर्स क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग थी और स्ट्रांग हो जाएगी, इनके बीच में जो कोल्ड वेल्ड से और पक्के हो जाएंगे। साइड से अब जब आप चलाने की कोशिश करोगे तो बुक को चलना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से दबाने पर साइड से चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने इस बुक को ऊपर से दबा दिया, नॉर्मल बढ़ गया, साइड से चलाना क्या होगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो गया, क्योंकि नॉर्मल बढ़ते ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ते ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मलाइजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, आपको एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करते हैं एक पोल है, आप चढ़ गए पोल पे, पोल पे चढ़ गए आप, खंबा था चढ़ गए उसके ऊपर, ठीक है ना, मोटा सा खंबा था चढ़ गए उसके ऊपर, ठीक है। अब जब आप उस खंबे पे चढ़ गए और नीचे की तरफ स्लिप कर रहे हो, नीचे की तरफ स्लिप कर रहे हो, तो स्लिपिंग से बचने के लिए क्या करोगे, स्लिपिंग से बचने के लिए क्या करोगे, आप खंबे को और जोर से पकड़ लोगे, आप खंबे को और जोर से पकड़ लोगे, स्लिपिंग से बचने के लिए खंबे को और जोर से पकड़ लोगे। जब आप खंबे को और जोर से पकड़ रहे हो, टाइटली पकड़ रहे हो, तो क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, फोर्स लगाने पे क्या बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है। जो नॉर्मल जो पोल आपके ऊपर बाहर की तरफ ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा ना, वो नॉर्मल इंक्रीज, जब आपने कस के पकड़ा नॉर्मल बढ़ गया उसका, और नॉर्मल बढ़ने से क्या बढ़ गया, ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ गया, ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ गया, जो आपको रोक लेगा। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, नॉर्मल को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये है बेटा म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल। यहां पर म्यू एस होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं बेटा म्यू एस, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा म्यू एस। आ रही बात समझ में बेटा, इसको बोलते हैं म्यू एस, क्लियर। सो म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बताता है कि जो सरफेस है वो कितना रफ है, इट टेल्स अबाउट द रफनेस ऑफ द सरफेस, बताता है सरफेस कितना रफ है, कितना उबड़ खाबड़ है, कितना खुरदुरा है, ठीक है ना। इट टेल्स अबाउट द रफनेस, रफनेस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। आपने चौड़ा सरफेस एरिया ले लिया या छोटा सरफेस एरिया ले लिया, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन लिखी जाएगी। म्यू एस जो है वो सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लिखा जाता है, ये लिमिटिंग है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, समझे। अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की, कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बेटा अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और पहले मैं आपको बता दूं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखो हमने क्या कहा कि ये तब लगेगा जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर स्लिप करना शुरू नहीं करे हैं। इसलिए मैं यहां पे कहता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्लोगन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्लोगन है, एक नारा है, वो कहता है कि हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। ये कहता है कि हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो
नहीं चलेंगे। हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है, या तो वो साथ साथ चल रहे हो या तो वो नहीं चल रहे हो, या तो वो साथ साथ चल रहे हो या फिर वो नहीं चल रहे हो, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये कह रहा है कि इट एक्ट्स व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट्स, मतलब तब आपको वास्तव में स्लिपिंग दिख रही होगी। इट एक्ट्स व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट एंड वन ऑब्जेक्ट्स मूव ओवर द अदर। मतलब आपको एक्चुअल में स्लिप होता हुआ दिख रहा होगा, स्लिपिंग आपको दिख रही होगी। आपके सामने बेटा दो एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको क्लियरली स्लिपिंग दिख रही होगी, स्लाइडिंग दिख रही होगी। ये जो पेंगुइन है ये जमीन के ऊपर लेटकर आगे बढ़ रहा है, ये पेंगुइन जमीन पर लेटकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्लियरली देखो जब ये आगे बढ़ रहा है तो जमीन तो रुकी हुई है, जमीन जो है वो बेटा रुकी हुई है ना, जमीन जो है बेटा वो रुकी हुई है और पेंगुइन आगे भाग रहा है। तो पेंगुइन वाला पॉइंट तो आगे जा रहा है, जमीन रुकी हुई है, तो स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग क्या हो रही है बेटा, स्लिपिंग यहां पे हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। दोनों कांटेक्ट पॉइंट रुके नहीं हुए, दोनों चल नहीं रहे, दोनों साथ में नहीं है। ये रुका रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये रुका रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। जमीन वाला पॉइंट रुका रहेगा, पेंगुइन वाला पॉइंट आगे भाग जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, यहां पर आओ। जब ये बच्चा स्लिप कर रहा है तो क्लियरली जो प्लेटफॉर्म है, जो ये स्लाइड है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है ये तो रुका हुआ है, इसका पॉइंट तो रुका हुआ है। लेकिन बच्चा स्लिप करके निकल गया, बच्चा स्लिप करके निकल गया, तो यहां पर एक्चुअल में स्लाइडिंग हो रही है। इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग थी वो टूट रही है, आगे बढ़ रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही, बन रही है, जुड़े नहीं हुए एक जगह पर। कोल्ड वेल्स इंटैक्ट नहीं रह रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, उनको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक्चुअल में क्या होती है बेटा, एक्चुअल में स्लिपिंग होती है, एक्चुअल में स्लिपिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक बेटा, इट एक्ट्स व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स एंड वन ऑब्जेक्ट मूव ओवर द अदर। ठीक, तो समझ में आया बेटा क्या होता है, क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपके सामने। ठीक है, बढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है बेटा अगेन म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे म्यू के क्या होता है, म्यू के होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो क्या था बेटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमने कहा था काइनेटिक थोड़ा सा कम होता है लिमिटिंग से, मतलब म्यू एस इज नॉर्मली ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। ठीक, प्रैक्टिकली इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं, म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के होता है। ठीक, अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन ना किया जाए कि म्यू एस है कि म्यू के है, तो फिर आप दोनों को सेम मान सकते हो, इक्वल मान सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि उसने म्यू एस दिया है कि म्यू के दिया है। जब वो स्पेसिफिकली बोलेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन में म्यू एस लगेगा कि म्यू के लगेगा, मतलब कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंडीशन है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब होगा जब ऑब्जेक्ट या तो साथ में होंगे, या तो साथ में चल रहे होंगे, या दोनों ही ऑब्जेक्ट रुके हुए होंगे। ठीक, काइनेटिक कब लगेगा, जब आपको स्लिपिंग दिख रही होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है, फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करता है, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। अब हमें बात करनी है बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहां पर डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की, बिकॉज उसको देखना आसान है, उसमें आपको स्लिपिंग दिख रही होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन उस स्लिपिंग को रोकने के लिए ही आता है।
मतलब जो चल रहा है उसको रोको, जो रुका हुआ है उसको चलाओ। ये जो तेज चल रहा है उसको धीमा करो, जो धीमे चल रहा है उसको तेज करो। एग्जाम्पल से समझने की करते हैं कोशिश। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बेटा ये चल रहा है भी रफ्तार से, ये तो जमीन है रुकी हुई है, ग्राउंड है, ये तो रुका हुआ है भैया, क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है यहां पर कि आप इसके ऊपर एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट इसके ऊपर लेंगे, दोनों पर एक एक पॉइंट ड्रॉ कर ले, एक ब्लॉक के ऊपर और एक ग्राउंड के ऊपर, जो दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है ना उनके ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ कर ले। अब देखें कि कौन धीरे है कौन तेज है। तो ग्राउंड वाला पॉइंट तो रुका हुआ है और ब्लॉक वाला पॉइंट आगे बढ़ रहा है, ग्राउंड रुका हुआ है, ब्लॉक आगे जा रहा है। तो ग्राउंड वाला पॉइंट क्या चाहेगा कि ब्लॉक भी रुक जाए, उसको रोकने के लिए वो फ्रिक्शन कहां लगाएगा बेटा? पीछे लगाएगा। ब्लॉक क्या चाहेगा कि ग्राउंड चल पड़े, इसके साथ साथ आगे जाए, तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा। जो रुका हुआ है उसको चलाओ, जो चल रहा है उसे रोको, जो रुका हुआ है उसे चलाओ, जो चल रहा है उसे रोको। आ रही बात समझ में? बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगर एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये जा रहा है कितने से? ये जा रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो आपको बतानी है। अब वो दोनों ही आगे जा रहे हैं, दोनों ही आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पर आगे लगेगा फ्रिक्शन, एक पर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, एक पर आगे लगेगा एक पर पीछे लगेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? जो तेज चल रहा उसे धीरे करो, जो धीरे चल रहा उसे तेज करो। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो 20 वाला तेज चल रहा है, इसको धीरे करने के लिए फ्रिक्शन पीछे आएगा। 10 वाला तेज चल रहा है, इसको चलाने के लिए फ्रिक्शन आगे, उसको तेज करने का फ्रिक्शन आगे आएगा। फ्रिक्शन चाहेगा कि इसकी रफ्तार 20 हो जाए, इसकी 10 हो जाए, या बीच में कहीं पर आ जाएंगे, पता लगता रहेगा। मतलब फ्रिक्शन घुमा फिरा चाहेगा कि इसकी रफ्तार बढ़ जाए, इसकी कम हो जाए, दोनों के साथ साथ हो, दोनों के बराबर हो। दैट इज व्हाट द फ्रिक्शन वांट्स। वहीं पर एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन ये है कि इस बारी नीचे वाले की रफ्तार है 10 और ऊपर वाले की रफ्तार है 20। ऊपर वाला तेज चल रहा है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? वही चाहेगा जो अब तक चाहता आ रहा है कि जो तेज चल रहा है उसे धीरे करो, जो तेज चल रहा है उसे धीरे करो, फ्रिक्शन लगा दो पीछे, जो धीरे चल रहा है उसे तेज करो, फ्रिक्शन लगा दो आगे। इक्वल इक्वल लगेगा फोर्स, इक्वल एंड अपवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, म्यू एस इनटू नॉर्मल लगेगा। आगे हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो और उसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या होता है। एक और केस ले लेते हैं बच्चों। इस बारी ऊपर वाला जा रहा राइट में, नीचे वाला जा रहा लेफ्ट में। कुछ भी रफ्तार मान लो, बराबर भी रख दो, वाली बात नहीं है। जो लेफ्ट में जा रहा है वो चाहेगा कि ऊपर वाला भी लेफ्ट में ही जाए, जो राइट में जा रहा है वो चाहेगा नीचे वाला भी राइट में ही जाए। फ्रिक्शन ऐसे लगा देगा। अब इनकी रफ्तार ज्यादा हो कम हो उससे मैटर नहीं, कोई डायरेक्शन उल्टी। हाँ, अगर केस ये होता आपके पास, ये भी जा रहा है वी से, ये भी जा रहा है वी से, फ्रिक्शन का नाम फ्रिक्शन होगा ही नहीं। नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, यहां पे फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, पहले ही दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बिना किसी फ्रिक्शन के दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, फ्रिक्शन की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। हां, कोई और फोर्स लग रहा होता तो फिर फ्रिक्शन आता, उसके बाद मैं अभी आगे करूंगा। ठीक, उसके बाद मैं भी आगे करूंगा। यहां पर मैंने कोई और फोर्स लगता हुआ नहीं दिखाया, जमीन पर भी फ्रिक्शन नहीं दिखाया, कहीं पर कोई और फोर्स नहीं है, बस दोनों चल रहे हैं वी से, तो हमेशा चलते रहेंगे वी से, तो कोई फ्रिक्शन के बीच में नहीं आएगा। ठीक, तो बेटा ये था डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो आसान थी देखनी, जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है।
जिसमें आपकी इंट्यूशन काम करती है, जिसमें आपका पुराना बिलीफ सिस्टम काम करता है। थोड़ा सा यहां पे आके फिल होता है, बट फिर भी कोई नहीं, अब आप समझ गए। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी थोड़ी मुश्किल होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी थोड़ी बेटा मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि यहां पर आपको स्लिपिंग दिखती नहीं, यहां पर आपको स्लिपिंग दिखती नहीं। तो स्लिपिंग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लिपिंग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लिपिंग देखने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है कि अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज एब्सेंट। स्लिपिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोक रहा है और फ्रिक्शन सक्षम है यहां पर स्लिपिंग को रोकने के लिए, इसलिए स्लिपिंग नहीं हो रही, इसलिए स्लिपिंग नहीं हो रही। तो स्लिपिंग देखनी है अगर आपको, तो सबसे पहले मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिपिंग तुरंत दिख जाएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिपिंग तुरंत दिख जाएगी। और जैसे ही स्लिपिंग दिखी तो स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगा देना, ठीक है ना। तो पहले स्लिपिंग देखनी पड़ेगी ना, तो स्लिपिंग देखने के लिए पहले मानो कि फ्रिक्शन नहीं है, देन अप्लाई फ्रिक्शन टू स्टॉप स्लिपिंग। अप्लाई फ्रिक्शन टू स्टॉप फिर फ्रिक्शन को अप्लाई कर दो, स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन को अप्लाई कर दो। अप्लाई फ्रिक्शन टू स्टॉप स्लिपिंग, बेहतरीन। बट नॉट, आइए चलो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अलमीरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल था, आपने बिना कुछ जाने भी उसका आंसर बता दिया था अपने प्रीवियस नॉलेज इंट्यूशन के आधार पर। जब ये बच्चा फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, अलमीरा नहीं चल रही, तो अलमीरा और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है? अलमीरा और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है बेटा? ये फोर्स कौन सा है? ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों क्या है? रुके हुए। क्या कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन? कि हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। अलमीरा नहीं चल रही, अलमीरा नहीं चल रही। अगर अलमीरा नहीं चल रही, फ्रिक्शन कह रहा है कि हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, अलमीरा नहीं चल रही, तो कौन सा फ्रिक्शन है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन है। किस डायरेक्शन में? तो पहले मान लो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो फोर्स लगाने पे अलमीरा आगे बढ़ती, मतलब ये वाला पॉइंट तो आगे जा रहा होता, लेकिन ग्राउंड तो तब भी नहीं चलता ना। ग्राउंड रुका हुआ होता, अलमीरा चल रही होती। ग्राउंड क्या चाहता? कि अलमीरा ना चले, अलमीरा रुक जाए। अलमीरा को रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगा देता, जमीन फ्रिक्शन आगे लगता। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, तो जमीन पर आगे, अलमीरा पे पीछे। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, बेहतरीन एग्जांपल अगला देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे ब्लॉक रखा है और बेल्ट चलना शुरू कर दिया, बेल्ट ने घूमना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन आ रहा है। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा इनके बीच में बताओ? क्या चलते हुए ऑब्जेक्ट्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है? कमेंट करके बताओ, क्या चलते हुए ऑब्जेक्ट्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है? यस और नो? बिल्कुल लग सकता है बेटा। चल रहे हैं साथ साथ तो स्टैटिक लगेगा। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पे हो क्या रहा है? ये दोनों पॉइंट्स हैं, एक बेल्ट का पॉइंट है और एक ब्लॉक का पॉइंट है। दोनों साथ साथ जा रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। हम चलेंगे तो साथ साथ, चलेंगे तो साथ साथ, अगर साथ साथ चल रहे हो तो चलते हुए भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। डायरेक्शन क्या होगी? तो पहला स्टेप, पहले मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, पहले मान लो, पहले
मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक वहीं बैठा रहता, नीचे से जमीन निकल जाती, नीचे से ये बेल्ट निकल जाती, ब्लॉक बैठा रहता, बेल्ट निकल रही होती, मतलब ये वाला पॉइंट तो आगे बढ़ रहा होता, ये वाला पॉइंट रुका हुआ होता। तो जो पॉइंट चल रहा है वो क्या चाहेगा, दूसरे वाला भी उसके साथ साथ चले, उस पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा। जो रुका हुआ रहता, बिना फ्रिक्शन के जो रुका हुआ रहता, वो चाहता कि बेल्ट ना चले, ठीक है, और बेल्ट रुके तो उस पर फ्रिक्शन पीछे आता। आ रही बात समझ? तो क्लियरली यहां पर बैक पर फ्रिक्शन आगे लगे। मैं फिर से बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है जहां पे आप लोग गलती करते हो, जो आपके मिसकंसेप्शंस का स्रोत है, सोर्स है, वो यही पॉइंट है। क्या पॉइंट है बेटा? पॉइंट है कि ये बैग जो है और बेल्ट जो है दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी बात, डायरेक्शन के लिए पहले मैंने मान लिया कि इनके पीछे फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बेल्ट तो आगे बढ़ेगी, ब्लॉक रुका रहेगा, बेल्ट आगे बढ़ेगी, ब्लॉक रुका रहेगा। ब्लॉक रुका हुआ है, बेल्ट आगे जा रही है, तो बेल्ट ब्लॉक को अपने साथ साथ आगे खींचेगी, बेल्ट ब्लॉक को अपने साथ साथ आगे खींचेगी। इस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी, इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, बेल्ट लगेगा पीछे, ब्लॉक पे लगेगा आगे, बेल्ट पे लगेगा पीछे, ब्लॉक पे आगे, बेल्ट पे पीछे। आई बात समझ में बेटा? आइए अगला केस देखते हैं। जमीन मैंने मान लिया फिलहाल स्मूथ है, नीचे वाले पर मैंने फोर्स F लगाया, ऊपर वाला उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा, नीचे वाले फोर्स लगाया, ऊपर वाला साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर नीचे वाले पे फोर्स लगाने पर ऊपर वाला साथ साथ आगे बढ़ रहा है तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? कोई बच्चे कहेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करना है, यहां देखो, अगर नीचे वाले पे फोर्स लगाया मैंने आगे की तरफ, तो सबसे पहले मानोगे कि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो नीचे वाला तो आगे बढ़ेगा क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, ऊपर वाला वहीं बैठा रहेगा। तो जो आगे बढ़ रहा है वो चाहेगा दूसरे वाला भी आगे बढ़े, और जो रुका हुआ था वो चाहेगा दूसरे वाला भी रुक जाए। इसको चलाने वाला कौन? फ्रिक्शन ही तो होगा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अगला केस देखते हैं। इस बारी मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले पर फोर्स लगाया है, ऊपर वाले पर फोर्स लगाया है, जमीन मैंने स्मूथ दी है, साथ साथ नीचे वाला भी उसके साथ साथ चल रहा। स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि दोनों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, क्वेश्चन ये है कि दोनों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्या करेंगे? हवन करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखना है। क्या करेंगे बेटा? हमें यहां पर क्या करना है, हमें इनके बीच में फ्रिक्शन को एब्सेंट मानना है। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला रुका रहेगा, ऊपर वाला आगे बढ़ेगा, नीचे वाला रुका रहेगा। अगर ऊपर वाला आगे बढ़ रहा है, नीचे वाला रुका हुआ है, तो ऊपर वाला क्या चाहेगा कि नीचे वाला भी उसके साथ साथ आगे चले, नीचे वाला क्या चाहेगा कि ऊपर वाला रुक जाए। दैट इज हाउ विल कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इस तरीके से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को निकालेंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आइए अब वक्त हो चला है एक चैलेंजर का, वक्त हो चला है एक चैलेंजर का। आइए देखते हैं इस चैलेंजर को कि चैलेंजर क्या कह रहा है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्शन के ऊपर है। क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार है,
एक साइकिल है, ठीक है, थोड़ा सा उसको और रिजिड सपोर्ट दे देते हैं इस तरीके से। फिर एक साइकिल है, अभी रुकी हुई है, पहली बार पेडल किया जाता है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार जब इसको पेडल किया जाता है, इस तरीके से इसके ऊपर पेडल किया जाता है, पहली बार चक्का घुमाया जाता है इसका, तो पीछे भी एक टायर है, आगे भी एक टायर है। इन दोनों टायर्स पे लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी जब पहली बार पेडल किया गया, आफ्टर फर्स्ट पेडल? पहली बार पेडल किया गया तो ये पीछे वाला टायर है, ये आगे वाला टायर है, इन पर डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन की, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, पहला ऑप्शन पीछे वाले पर आगे, आगे वाले पर भी आगे, दूसरा ऑप्शन पीछे वाले पर आगे, आगे वाले पर पीछे, तीसरा ऑप्शन पीछे वाले पे पीछे, आगे वाले पर आगे, चौथा ऑप्शन दोनों पर लग रही होगी पीछे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ जिसने इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, समझो उसको फ्रिक्शन आ गया, समझो इसको फ्रिक्शन आ गया। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके आगे का खेल तो बेटा बड़ा सिंपल है, उसके आगे तो केवल और केवल एफबीडी बनाना है और कुछ नहीं करना है, केवल एफबीडी बनाना है और कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। डायरेक्शन गलत कर दी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। डायरेक्शन गलत नहीं करेंगे, डायरेक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से लिख के चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तरीके सारे आपके सामने रख दिए मैंने, ठीक है। चैलेंजर है, सॉल्व कर कर आपको अपना आंसर देना है, ठीक है बेटा। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन। जिसने इस क्वेश्चन को ढंग से कर लिया, समझना कि अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप में उतनी क्षमता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका उल्टा मतलब नहीं निकालना है, मतलब जिसका असर नहीं हुआ इसका मतलब वो उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे, मेहनत बाकी है आपके लिए, बहुत मेहनत करनी है। जिसने सॉल्व कर दिया उसको भी मेहनत करनी है, लेकिन वो एकदम राइट ट्रैक पर है, वो मेहनत करता हुआ आ रहा है, उसका आईक्यू डेवलप हो रहा है। बाकी बच्चों को अभी और मेहनत अगर नहीं हुआ तो और पॉजिटिविटी से जुट जाना है, नेगेटिविटी से डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना है। दिक्कतें परेशानियां आएंगी, डटकर सामना करना है, डर कर बैठ नहीं जाना है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, अगली क्लास में इसका आंसर आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि बेटा क्या क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यों लगता है, कितने टाइप का होता है, क्या डायरेक्शंस होती हैं, कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है। अगली क्लास में हम आएंगे इसके ऊपर, फ्रिक्शन 2.0 में इसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चंस, इसके ऊपर हम करेंगे बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। सो रिमेंबर दैट टीचर कैन ओनली ओपन द डोर फॉर यू बट यू मस्ट एंटर इन इट योरसेल्फ, ठीक है। हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत आपको करनी है, उस रास्ते पे चलना आपको है। तो मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।